ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर ऑर्गेनिक रिएक्शन की पहचान कैसे करें, कैसे प्रोडक्ट फॉर्म करें, क्या इसमें सबस्ट्रेट होता है, क्या रिएजेंट होता है, इंटरमीडिएट क्या बनता है, प्रोडक्ट कैसे बनाएं। बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को। स्टूडेंट क्या करते हैं, रिएक्शन को याद करते हैं, रटते हैं कि सर इसी से रिएक्शन को याद कर लें, सर ऐसे इसका प्रोडक्ट बनेगा, इसी से रिएक्शन को रिएक्ट कराएंगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। नहीं, सारी रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ रिएक्शन आप याद कर सकते हैं, लेकिन सारी रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं, करोड़ों रिएक्शन है, कौन इतनी रिएक्शन को याद कर पाएगा। तो उसके लिए एक सिंपल सा एक मेरा तरीका, एक ट्रिक, मैंने छोटे से वीडियो में मैं आपको ट्रिक और एक सिंपल सा सोल्यूशन बताऊंगा कि कैसे रिएक्शन को बनाना है, कैसे प्रोडक्ट बनाना है। उसके लिए एक सिंपल सा एक तरीका याद रखिएगा। मैंने कुछ पहले रिएक्शन कराते समय जो फार्मूला होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो होता है रिएक्टेंट और एक साइड होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, एरोफ एंड प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट आपके दो टाइप्स के होते हैं। रिएक्टेंट में एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। और सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं, तो बनता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट आपस में रीअरेंज करके आपको प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है। अब एक क्या होता है सबस्ट्रेट और क्या होता है रिएजेंट, स्टूडेंट को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। सर सबस्ट्रेट कैसे पहचाने, सर रिएजेंट कैसे पहचाने, रिएजेंट कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होते हैं, उसकी पहचान कैसे करें। तो स्टूडेंट को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम से होती है कि सर इसमें सबस्ट्रेट कौन रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट अटैक करेगा कि सबस्ट्रेट अटैक करेगा, कौन किस पे अटैक करेगा, इसमें बहुत उलझन होती है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, रिएक्शन को याद करते हैं, इस रट लेते हैं कि सर ऐसे ऐसे रिएक्शन होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा। नहीं, रिएक्शन को याद मत करिए, मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, उस ट्रिक से आप करिए, मैक्सिमम रिएक्शन का आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। आप रिएक्शन देख के बता सकते हैं कि इसका ये प्रोडक्ट बनेगा। बस इस लेक्चर को कंप्लीट देखिएगा। देखिए सबस्ट्रेट क्या होता है, तो सबस्ट्रेट होता है आपको जितने भी ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ऑल ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप जो भी होते हैं उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। उसको कहाँ पे रखते हैं, सबस्ट्रेट में रखते हैं। याद रखिएगा, जितने भी ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं। उसमें आपको जैसे एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसिड हो गया, इमाइन हो गया, फिनॉल हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी, और बहुत सारे एस्टर हो गया, ईथर हो गया, ऑल हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन, जितने भी ऑर्गेनिक एलिमेंट 12th या जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, फंक्शनल ग्रुप होते हैं, सबको हम कहाँ पे रखते हैं, सबस्ट्रेट पे रखते हैं। अब इस सबस्ट्रेट पे रिएक्ट करने आएगा हमारा रिएजेंट। अब बात करते हैं रिएजेंट क्या होते हैं। तो याद रखिएगा, रिएजेंट दो टाइप्स के होते हैं और वो दो टाइप से इंपॉर्टेंट है। कब उसकी पहचान करने, मैं जस्ट अभी बता रहा हूँ। याद रखिएगा, रिएजेंट क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक रिएजेंट में हमको दो टाइप्स, पहला टाइप होता है इलेक्ट्रोफाइल्स और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल्स। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल्स और एक होता है न्यूक्लियोफाइल्स। रिएजेंट क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल्स होता है और एक न्यूक्लियोफाइल्स होता है। आपस में सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट में क्या होता है, तो इंटरमीडिएट में आपको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बे एनायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, या कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, या नाइट्रीन का फॉर्मेशन होता है। अभी क्या होते हैं सब आगे के लेक्चर में हम लोग अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए, हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल। अब जब आपस में सबस्ट्रेट और रिएक्ट करते हैं तो हमको इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट खुद को रीअरेंज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको इन दोनों की पहचान, कि इन दोनों की पहचान अगर कर लिए तो हमारा इंटरमीडिएट बन जाएगा, और इंटरमीडिएट बन गया तो प्रोडक्ट बनते टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहले इन दोनों की पहचान बहुत जरूरी है। अगर कोई स्टूडेंट इन दोनों की पहचान कर लिया तो समझ लीजिए उसको रिएक्शन आ रहा है, वो प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। तो इन दोनों की पहचान कैसे करते हैं उसके लिए बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिएजेंट की। तो रिएजेंट में दो टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल्स होता है और एक न्यूक्लियोफाइल। एक्चुअली क्या होता है, रिएजेंट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैटायनिक पार्ट और एक होता है एनायनिक पार्ट। तो कैटायनिक जो पार्ट होता है उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। जो भी कैटायनिक रिएजेंट में दो पार्ट होंगे, एक पार्ट होगा पॉजिटिव और एक पार्ट होगा नेगेटिव। तो जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है
द पॉजिटिव जो पार्ट होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। वही जो नेगेटिव पार्ट होता है हम लोग उसे न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अभी जो रिएजेंट होते हैं, एक चीज इसमें जो रिएजेंट होते हैं ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोथ हो सकते हैं, बट यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होते हैं वो ओनली वन ऑर्गेनिक हो सकता है। याद रखिएगा, ओनली वन क्या होगा? ऑर्गेनिक होगा। रिएजेंट क्या होता है? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, चाहे ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक रिएजेंट भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात, इन दोनों के बीच के ओल्ड बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक होते हैं। सबस्ट्रेट और रिएजेंट के जो ओल्ड बॉन्ड हो ब्रेक होते हैं, तो ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम लोग एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं। याद रखिएगा, इन दोनों के बीच जो पहले से बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हम लोग एनर्जी रिक्वायर्ड करते हैं। तो जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब भी एनर्जी किसी कंपाउंड में रिक्वायर्ड होती है और बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। आप लोग थर्मोडायनामिक्स में इसको पढ़े होंगे। जब भी बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, एनर्जी देकर बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब बात करते हैं, ये जो दोनों ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, ये दोनों ओल्ड बॉन्ड एक दूसरे को फिर कंबाइन होंगे। इसका एक कैटायनिक, इसका एनायनिक, या इसका एनायनिक, इसका कैटायनिक, आपस में अपोजिट चार्ज जो होंगे आपस में एंटरमिक्स होंगे। एंटरमिक्स होंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या होगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब जब भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो बॉन्ड जुड़ते हैं, बॉन्ड एक दूसरे से कंबाइन होते हैं, बॉन्ड फॉर्म होता है। तो जब भी किसी कंपाउंड में बॉन्ड फॉर्म होता है उस कंपाउंड में एनर्जी रिलीज होती है। याद रखिएगा, जब भी किसी कंपाउंड में बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस कंपाउंड में एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्जियोथर्मिक प्रोसेस। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एक्जियोथर्मिक प्रोसेस। याद रखिएगा, जब भी प्रोडक्ट में एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोडक्ट हमारा एक्जियोथर्मिक होता है, और जब एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक होता है। फिलहाल ऑर्गेनिक इसका बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप उसको पहचानिए, उसको छोड़ दीजिए। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है, बस इतना याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें से बॉन्ड ब्रेक कैसे होंगे, कौन इलेक्ट्रोफाइल्स होगा, कौन न्यूक्लियोफाइल्स होगा, उसकी पहचान कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम रिएजेंट की बात करेंगे, फिर सबस्ट्रेट की बात करेंगे। रिएजेंट हमारे दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है न्यूक्लियोफाइल और सेकंड होता है इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है? जो रिएजेंट में दो पार्ट होते हैं, जो एनायनिक पार्ट होगा वो न्यूक्लियोफाइल्स होगा, और जो कैटायनिक पार्ट होगा वो इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? तो जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, किसी डेफिशिएंट सेंटर, किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक कर देगा। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर होगा किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे क्या करेगा? अटैक करेगा। याद रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं, और न्यूक्लियोफाइल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करता है और बॉन्ड फॉर्म करता है। दो काम होता है न्यूक्लियोफाइल्स का। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच वो होते हैं जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसके वैलेंस शेल में मोर देन इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर या इलेक्ट्रोफाइल सेंटर पे अटैक करेगा और वहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के टाइप कितने होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, कौन कौन न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, कौन कौन नहीं होगा। तो फिर टाइप में फर्स्ट टाइप याद रखिएगा न्यूक्लियोफाइल्स का। फर्स्ट ध्यान सुनेगा, ऑल निगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप्स। ध्यान सुनेगा, ऑल निगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। जिस भी एटम और ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होगा वो सारे के सारे एटम और ग्रुप क्या होंगे? न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। जैसे एग्जांपल Cl माइनस, CH3 माइनस, NO2 माइनस, Br माइनस, Cn माइनस, OH माइनस,
OR माइनस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी नेगेटिवली चार्ज एटम और ग्रुप होंगे सब के सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल। इन सबको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में रखेंगे। ये सब कौन से रीजेंट है, न्यूक्लियोफाइल रीजेंट्स हैं। याद रखिएगा, जिस भी एटम और ग्रुप्स के में नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो सब के सब क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे। फर्स्ट पहचान तो है न्यूक्लियोफाइल की, फर्स्ट पहचान ये है। अब बात करते हैं सेकंड पहचान की। जो सेकंड पहचान होता है न्यूक्लियोफाइल्स का, ध्यान समझिएगा। सेकंड पहचान की अगर मैं बात करूं तो सेकंड पहचान होता है ऑल लोन पेयर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। ध्यान सुनिएगा, ऑल लोन पेयर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप या कंपाउंड्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। ध्यान सुनिएगा, जितने भी लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं सब के सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल। जैसे H2O, इस पे लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल। अमोनिया NH3, इस पे लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल। एमाइंस RNH2, इसके पास लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल, इसके पास लोन पेयर है न्यूक्लियोफाइल। जिस भी एटम और ग्रुप के पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होगा वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। ये बात याद रखिएगा। जैसे इस एग्जाम्पल है, इस सब के पास लोन पेयर है और सब के सब बिहेव करेंगे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। सेकेंड पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। इसका जो थर्ड पॉइंट होता है, इसका जो थर्ड पॉइंट होता है हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। कंपाउंड्स हैविंग, याद रखिएगा, कंपाउंड्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जिस भी कंपाउंड्स के पास पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होगा या पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उन सबको हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स बोलेंगे। उन सबको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और अगर पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है तो किसी तरह वर्क करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें देखिए भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड्स हैं, ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। याद रखिएगा, जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जिस भी कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है सब के सब एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। याद रखिएगा, जैसे बेंजीन, बेंजीन में भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब बेंजीन भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। याद रखिएगा, बेंजीन भी, इथाइन भी, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन एक किसकी तरह बिहेव करेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। इसीलिए आप लोग एक पढ़े होंगे तो एक नाम याद होगा कि हाइड्रोकार्बन्स, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन कभी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होता है, फर्स्ट अगर अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर देखिए ये भी न्यूक्लियोफाइल्स है और इस पे न्यूक्लियोफाइल्स अटैक कभी नहीं कर सकता, न्यूक्लियोफाइल्स पे कभी भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर सकता, या इलेक्ट्रोफाइल्स पर इलेक्ट्रोफाइल्स कभी भी अटैक नहीं कर सकता। जैसे ये हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स है और यहाँ भी आपका न्यूक्लियोफाइल्स है, तो ये न्यूक्लियोफाइल्स कभी भी इस न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं करेगा या ये न्यूक्लियोफाइल्स इस न्यूक्लियोफाइल पर अटैक नहीं करेगा। सेम वही चीज होती है, इलेक्ट्रोफाइल्स कभी भी इलेक्ट्रोफाइल्स पे अटैक नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक नहीं करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल्स इस पे अटैक नहीं करेंगे। स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है, उनको नहीं समझ में आता कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हो, कौन किस पे अटैक करेगा। तो कभी भी न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल्स पे अटैक नहीं करेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल्स है, याद रखिएगा न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है बट इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स पे अटैक नहीं करेगा। ये बात सोचने समझने वाली बात है। स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी मैकेनिज्म कराते हैं, बोर्ड की एग्जाम होती है या कभी कोई एग्जाम होती है, मैकेनिज्म कराते हैं, एरो का डायरेक्शन पर केयर नहीं करते।
अब डायरेक्शन कभी इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल की तरफ दिखा देते हैं, कभी न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ दिखा देते हैं। तो इसमें गलत है, याद रखिएगा, कभी भी एरो का डायरेक्शन इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल की साइड में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो टोटल रॉन्ग है, याद रखिएगा। हमेशा न्यूक्लियोफाइल से एरो इलेक्ट्रोफाइल पे जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा न्यूक्लियोफाइल, न कि इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। तो जो डोनेट करता है एरो का डायरेक्शन उसी के साइड, वहीं से जाता है दूसरे साइड में। जो एक्सेप्ट करता है एरो का डायरेक्शन उसकी साइड होता है, जो डोनेट करता है उसके अपोजिट वाले पे। ठीक है, तो हमेशा डोनर जो होता है न्यूक्लियोफाइल्स होता है, और जो एक्सेप्टर होता है वो इलेक्ट्रोफाइल्स होता है ऑलवेज। तो न तो ये पॉसिबल है एरो, न तो ये पॉसिबल है, और ना ही ए एरो पॉसिबल है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे भी करके दिखा देते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल से न्यूक्लियोफाइल की तरफ भी डायरेक्शन दिखाते हैं, जो कि टोटल रॉन्ग है। ठीक है, अब बात करते हैं, मैंने आपको कंपाउंड से न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में बता रहा था। न्यूक्लियोफाइल्स पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जो भी कंपाउंड्स में पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो सब के सब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। मैंने 3 टाइप्स बताया, अब आगे देखते हैं फोर्थ टाइप क्या होता है। फोर्थ टाइप है ऑल पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। जितने भी पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स एंड वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों तरह से काम करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स भी होते हैं और न्यूक्लियोफाइल्स भी होते हैं। जैसे पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, इस ग्रुप को हम बोलते हैं पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप। अब बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल सेंटर कौन है। याद रखिएगा, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम बात करेंगे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ऑक्सीजन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो पोलर बॉन्ड है, तो जिसकी पोलर बॉन्ड में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है बॉन्ड उसकी तरफ पोलराइज्ड हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसकी तरफ पोलराइज्ड हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन जिस साइड में पोलराइज्ड होता है उस पर डेल नेगेटिव चार्ज आता है और अपोजिट वाले पे डेल पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे जो एरो इलेक्ट्रॉन पोलराइज्ड होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की तरफ पोलराइज्ड हो जाएगा, इस पे आएगा डेल नेगेटिव और इस पे आएगा डेल पॉजिटिव। तो जिस पे डेल पॉजिटिव आता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में रखेंगे, और जिस पे डेल नेगेटिव आता है उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में रखेंगे। बस याद रखिएगा, ऐसे पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, उस पे एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव आता है, क्योंकि उनके बीच जो बॉन्ड होता है पोलर बॉन्ड होता है। तो पोलर बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है। जब पोलराइज होगा उस पर डेल नेगेटिव, उस पर डेल पॉजिटिव, और डेल पॉजिटिव वालों को इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं, डेल नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फोर्थ टाइप। अब बात करते हैं एक और टाइप्स होता है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनो मेटेलिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होती हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल्स वर्क करते हैं। याद रखिएगा, जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं सबके सब न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स वह कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड होता है कार्बन एटम से। या तो आप बोल सकते हैं या तो ये बोल सकते हैं, कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है मेटल से, उस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड्स में मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड होता है कार्बन के साथ तो उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट RMgX, यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप होता है जिसमें कि कार्बन प्रेजेंट होता है। Mg क्या है, एक मेटल है। अब एक कार्बन और मेटल्स के बीच डायरेक्टली बॉन्डेड है, इसलिए इस कंपाउंड को हम बोलेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ये जो रिएजेंट है इसको बोलते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, जैसे अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजन में एक मेटल है और ये नॉन मेटल्स है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल। आपको पता है मेटल हमेशा पॉजिटिव चार्ज का होता है और नॉन मेटल हमेशा नेगेटिव चार्ज का होता है। क्यों कि नॉन मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। जो डोनर होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो एक्सेप्टर होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। इसीलिए मेटल पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नॉन मेटल नेगेटिव चार्ज होते हैं। मैग्नीशियम मेटल है
इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन जो होता है नॉन मेटल्स है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। याद रखिएगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस पूरे रिएजेंट को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स, और इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जैसे गिलमांस रिएजेंट R2 सॉरी, जैसे नेक्स्ट है, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे इसके बारे में, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे R2CuLi, इसको बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। इसको क्या बोलते हैं? गिलमांस रिएजेंट। याद रखिएगा, ये गिलमांस रिएजेंट है। R2CuLi कार्बन एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे Cu एक मेटल्स है, और एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली मेटल के साथ बॉन्डेड है, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे। और इस रिएजेंट को बोलते हैं गिलमांस रिएजेंट। गिलमांस रिएजेंट में ए मेटल है तो इस पे पॉजिटिव, और ए नॉन मेटल है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब यहाँ से दोनों से R नेगेटिव यहाँ से आएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल। अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, किसकी तरफ वर्क करेगा? तो न्यूक्लियोफाइल। एक किसकी तरफ वर्क करेगा? एक तो न्यूक्लियोफाइल। गिलमांस रिएजेंट होता है। जैसे एक और होता है फ्रैक्लैंड रिएजेंट। क्या होता है? फ्रैक्लैंड रिएजेंट R2Cu R2Zn को हम बोलते हैं फ्रैक्लैंड रिएजेंट। R2 यहाँ भी मेटल्स है तो पॉजिटिव, ए नॉन मेटल्स है तो नेगेटिव, और मेटल्स पे पॉजिटिव, नॉन मेटल्स पे नेगेटिव, और नेगेटिव आ गया तो किसी तरह वर्क करेगा? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल्स की टाइप्स बताया कि न्यूक्लियोफाइल्स की पहचान कैसे करते हैं। मैंने ऑल टाइप्स बता दिए, जितने टाइप्स के ऑर्गेनिक में न्यूक्लियोफाइल एग्जिस्ट करते हैं मैं सारा टाइप्स आपको बता दिया। बस आप इसको देखिए और पहचान करिए कि न्यूक्लियोफाइल्स होगा या नहीं होगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज मतलब जिस भी एटम के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होते हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। जिस भी एटम पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो सब के सब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होता है वो क्या होता है? एक न्यू इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। सॉरी, क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस स्पीसीज होती है। अब इलेक्ट्रोफाइल की पहचान कैसे करें कि इलेक्ट्रोफाइल्स ये है, टाइप्स कितने होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स की, उसकी पहचान कैसे करें? तो याद रखिएगा, मैं फर्स्ट पहचान बता रहा हूँ। इलेक्ट्रोफाइल्स की फर्स्ट पहचान है, ध्यान सुनिएगा, सॉरी, ऑल पॉजिटिवली चार्ज एटम और ग्रुप्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जिस भी एटम और ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो सब के सब एटम और ग्रुप्स क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। याद रखिएगा, जिस भी एटम और ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा वो सब के सब एटम और ग्रुप्स क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे CH3 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल। Cl पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल। NO2 पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, एक्सेप्ट 2 पॉइंट को छोड़ के। याद रखिएगा 2 पॉइंट, H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन NH4+, इन दोनों को छोड़ के, इन देखिए ग्रुप है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल्स होना चाहिए था, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते हैं ड्यू टू इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जिस भी एटम और ग्रुप का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होंगे, इसमें जो चार्ज आया है कंप्लीट ऑक्टेट की वजह से आया है। इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होंगे। पॉजिटिव चार्ज तो है बट इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होंगे। इन दो को छोड़ के बाकी जिस भी एटम और ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो सब के सब क्या होंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट। ध्यान सुनिएगा, सेकेंड पॉइंट क्या है?
कंपाउंड्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिस भी कंपाउंड के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा वो सब के सब क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। याद रखिएगा, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होंगे, और जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होता है वो इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। ठीक है, जिस भी कंपाउंड्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, जैसे AlCl3, इसी ऑक्टेट में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं स्ट्रक्चर से बना रहा हूँ, Al Cl Cl, 2 2 4 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है या विड्रॉइंग होता है, उस सब के सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो एज इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट पॉइंट है, ऑल पॉजिटिवली चार्ज एटम और ग्रुप्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, एंड कंपाउंड्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। जैसे BeH2, जैसे BH3, जैसे FeCl3, ये सब के सब क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। क्योंकि इन सब का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो इलेक्ट्रोफाइल्स होता है। तो दो तरीका आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोफाइल्स की पहचान करनी है। एक मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल में बताया था, पोलराइजिंग फंक्शनल ग्रुप में भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो 3 टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, उसकी पहचान। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल एग्जिस्ट करते हैं, मैंने सारा टाइप्स आपको बता दिया कि ये टाइप्स के इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इनकी पहचान ऐसे की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कैसे, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने कौन कौन से रिएक्शन होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिख रहा हूँ। जैसे फर्स्ट होता है एसिड बेस रिएक्शन। फर्स्ट क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन। सेकेंड होता है एडिशन रिएक्शन। थर्ड होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, और फिफ्थ होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये 5 टाइप्स के रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं। आपको 11th 12th के सिलेबस में, जेईई नीट के सिलेबस में ये 5 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। एसिड बेस रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब बात सोचने की वाली बात है कि इन सारे रिएक्शन में से जैसे कोई सबस्ट्रेट दे दिया प्लस रिएजेंट दे दिया और हमको प्रोडक्ट बनाना है, सबस्ट्रेट रिएजेंट में कौन सी टाइप्स की रिएक्शन हमको लगानी है, कौन सी टाइप्स की रिएक्शन उसमें होगी। भाई हमको अगर रिएक्शन का टाइप पता रहेगा तब ना प्रोडक्ट बना पाएंगे। अगर हमको रिएक्शन ही नहीं पता हो, किसी एसिड बेस रिएक्शन होगा, एडिशन रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, तब तो हम प्रोडक्ट बना पाएंगे ना। तो पहचान कैसे करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स सॉरी ए एसिड बेस होगा, एडिशन होगा, बेसिक होगा, तो तब तो अगर हम इसकी पहचान कर लिए तो हमको प्रोडक्ट बन गया। लेकिन इसी की पहचान करने में स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम आती है, वो नहीं समझ पाते कि कौन सी टाइप्स की रिएक्शन है, कौन सी टाइप्स की रिएक्शन हमको करानी है, कौन सी टाइप्स की रिएक्शन कराने पर हमको क्या प्रोडक्ट मिलेगा। इसमें स्टूडेंट को बहुत बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम को हम सॉल्यूशन देते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो कभी भी याद रखिएगा, कभी भी कोई सबस्ट्रेट और रिएजेंट दिया हो तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, सबसे फर्स्ट जो पॉसिबिलिटी होती है एसिड बेस की देखा करें। सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी होती है या रिएक्शन होती है, तो सबसे पहले कौन से नेम रिएक्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखेंगे, एसिड बेस रिएक्शन देखेंगे। याद रखिएगा सबसे फर्स्ट जो चॉइस होती है एसिड बेस रिएक्शन होने की। तो सबसे पहले सबस्ट्रेट और रिएजेंट पे देखेंगे एसिड बेस, कि एसिड बेस रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो अगर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो उसी रिएक्शन को दिखाएंगे। अब कैसे पहचानेंगे कि एसिड बेस रिएक्शन होगी या नहीं होगी, उस रिएक्शन में कैसे पहचान लेंगे कि एसिड बेस रिएक्शन ही होगी या नहीं होगी। उसके लिए एक सिंपल सा मेरा ट्रिक है, एक सिंपल सा तरीका है, एक सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे रिएजेंट क्या होते हैं, रिएजेंट तो
इलेक्ट्रोफाइल्स होगा और न्यूक्लियोफाइल्स होगा। लेकिन आपको पता है ये एक्सेप्टर होता है और ये क्या होता है, डोनर होता है। ये क्या होता है, डोनर होता है और ये क्या होता है, एक्सेप्टर होता है। डोनर जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल्स एक बेस भी होते हैं जो डोनर होते हैं। जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रोफाइल्स किसको बोलते हैं, केटायनिक पार्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। केटायनिक जो रिएजेंट में केटायनिक पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। और जो रिएजेंट में एनायनिक पार्ट या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। लेकिन याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज या एनायनिक और लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स के साथ साथ बेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस भी, याद रखिएगा। कभी न्यूक्लियोफाइल्स बोलेंगे, कभी बेस बोलेंगे। इस एनायन या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम लोग कभी न्यूक्लियोफाइल्स बोलेंगे, कभी बेस बोलेंगे। और दोनों का यूज अलग है, दोनों में प्रोडक्ट अलग बनते हैं, दोनों में डिफरेंस है। न्यूक्लियोफाइल्स अलग है, बेस अलग है। अब इसमें डिफरेंस हम कैसे देखेंगे, कैसे पता करेंगे कि इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे पता करेंगे कि आपको न्यूक्लियोफाइल्स यूज करना है या बेस यूज करना है, कैसे पहचान करेंगे कि जो एनायन है या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स है ये बेस है या न्यूक्लियोफाइल है। तो सबसे फर्स्ट एक मेरा ट्रिक याद रखिएगा, दोनों तरीका समझिएगा। अगर कभी भी ये एनायन या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, याद रखिएगा ऑलवेज बेस होगा। इफ यदि लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है, वो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर क्या होगा, एक बेस होगा। बट अगर वही एनायन या लोन पेयर हाइड्रोजन के अलावा अदर किसी भी एटम पर अटैक कर रहा है तो वो एनायन या लोन पेयर एक न्यूक्लियोफाइल्स होगा। दोनों में डिफरेंस है। अगर लोन पेयर्स या नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पे अटैक कर रहा है तो वो एक बेस की तरह वर्क करेगा। अगर हाइड्रोजन के अलावा किसी अदर एटम पर अटैक कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल्स होगा। दोनों में सिंपल सा बेसिक ट्रेंड है, याद रखिएगा। बेस का काम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही होता है, एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन को अटैक करना और वहां से वाटर में निकल जाना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से बेस का यही काम होता है। एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और वहां से वाटर को एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल्स का काम है किसी भी हाइड्रोजन को छोड़ के किसी भी एटम पर अटैक करेगा और उसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा और प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। दोनों में यही डिफरेंस है। अब बात करते हैं कब न्यूक्लियोफाइल्स होगा, कब बेस होगा। ये डिसाइड करेगा ये सबस्ट्रेट। ये कौन डिसाइड करेगा, ये सबस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि जो लोन पेयर कंटेनिंग या नेगेटिवली चार्ज या एनायनिक पार्ट है वो बेस होगा या न्यूक्लियोफाइल्स होगा। अगर इस सबस्ट्रेट डिसाइड करेगा। अगर मान लीजिए सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ध्यान सुनिएगा, अगर सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पे जो एनायनिक पार्ट या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो एक बेस की तरह वर्क करेगा, याद रखिएगा। अगर सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन है ये एनायनिक या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स किसकी तरह वर्क करेगा, तो बेस की तरह वर्क करेगा। अगर मान लीजिए सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो जो एनायन या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स है एक न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करेगा। अब हम कैसे पता करें कि सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन है या नहीं है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो एनायन या लोन पेयर बेस की तरह वर्क करेगा, तो उस रिएक्शन हो जाएगी एसिड बेस रिएक्शन होगी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनेगी एसिड बेस रिएक्शन की। तो अगर इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये लोन पेयर बेस होगा और एसिड बेस रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट एसिड बेस प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। अब पता करते हैं कि इस सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन होगा कब नहीं होगा, कैसे पहचान करें। तो उसके लिए मेरा सिंपल सा ट्रिक याद रखिएगा कि सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। उसके लिए मेरा छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। मैंने एक ट्रिक बनाया हुआ, सोनेक्स sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर हाइड्रोजन, याद रखिएगा, सॉरी H। सोनेक्स से अगर डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अगर बॉन्डेड होगा तो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा, याद रखिएगा। सोनेक्स से अगर कोई डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा तो वो हाइड्रोजन क्या होगा, एसिडिक H।
H मतलब एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे सोनेक्स क्या मीनिंग है। तो सोनेक्स का S का मतलब होता है सल्फर, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब नाइट्रोजन, X का मतलब ऑल हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और sp हाइब्रिडाइज्ड मतलब टर्मिनल एल्काइन। यहाँ पे लिख लीजिएगा टर्मिनल एल्काइन। इंटरनल नहीं, ओनली टर्मिनल एल्काइन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अगर इनके साथ कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है तो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा। जैसे O के साथ बॉन्डेड है, एसिडिक हाइड्रोजन है। N के साथ बॉन्डेड है, एसिडिक हाइड्रोजन है। हैलोजन के साथ बॉन्डेड है तो भी एसिडिक हाइड्रोजन है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है तो भी एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो ये जो भी H बॉन्डेड है इन सब के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, इन सब हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अगर ये ऐसा कहीं दिख रहा है सबस्ट्रेट में, अगर ऐसा हाइड्रोजन दिख रहा है तो वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और रिएजेंट का जो एनायनिक या लोन पेयर कंटेनिंग पार्ट होगा वो एक बेस होगा। एसिड बेस रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे मैं एक रिएक्शन से आपको समझा रहा हूँ, जैसे एक सबस्ट्रेट रिएजेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट। यहाँ पे मैंने सबस्ट्रेट बताया था, ऑल ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, फॉर एग्जांपल RC डबल बॉन्ड OOH। ये क्या है, एल्डिहाइड है। जैसे RCH2OH क्या है, एल्डिहाइड है। एल्कोहल है। RNHH क्या है, अमाइंस है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। जैसे अब इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं ग्रिग्नॉर्ड RMGX इस सब की रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, RMGX के साथ। आपको पता है मैंने बताया था कि Mg पॉजिटिव होता है, N नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव होता है न्यूक्लियोफाइल, A नेगेटिव, A पॉजिटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव। अब जो नेगेटिव चार्ज होगा या तो न्यूक्लियोफाइल्स होगा या तो बेस होगा, ये डिसाइड करेगा ये सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में अगर एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो एनायन एक बेस होगा, अगर सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो ये एनायन एक न्यूक्लियोफाइल्स होगा। अब मुझे बताइए एसिडिक हाइड्रोजन इसमें है कि नहीं है, तो वही पुरानी किस्सा देखिए। ये हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डेड है, ऑक्सीजन के साथ। सोनेक्स मैंने एक फार्मूला बताया था, सोनेक्स के साथ अगर सोनेक्स से डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा तो हाइड्रोजन एसिडिक होगा। सोनेक्स का मीनिंग सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑल हैलोजन, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा तो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होगा। इसके अलावा पूरे ऑर्गेनिक में यही कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग, नाइट्रोजन कंटेनिंग, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपको 12th में देखने को मिलेंगे। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आपको क्लास 11th में पढ़ने को मिलेगा। ये सारे क्लास 11th के पार्ट है। इनसे अगर कोई डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन एसिडिक होगा और एसिड बेस रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। जैसे इस रिएक्शन में देखिए, अभी इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन है, और ये एनायन किसकी तरफ वर्क करेगा, अब एक बेस की तरफ वर्क करेगा। किसकी तरफ वर्क करेगा, ये भी एक बेस की तरफ वर्क करेगा, ये भी एक बेस की तरफ वर्क करेगा और एसिड बेस रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर देखिए एसिड है, H प्लस निकालेगा तो पॉजिटिव, N नेगेटिव। एसिड है तो H प्लस के रूप में निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। एसिड है तो H प्लस के रूप में निकलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। बस कुछ नहीं करना, अब चार्ज को, अपोजिट चार्ज को एक दूसरे में जोड़ दीजिए। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा तो जो प्रोडक्ट मिलेगा RH मिलेगा, प्लस साइड प्रोडक्ट यहाँ पे Mg वाला पार्ट निकल जाएगा, RCOO Mg पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पे देखिए RH अपोजिट चार्ज जुड़ेगा, RH प्लस RCH2O MgX ये फॉर्म होगा। यहाँ भी वही पार्ट करेंगे, RH नेगेटिव चार्ज है जुड़ेगा, RH प्रोडक्ट मिलेगा, साइड प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ए प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए
और ये रिएक्शन कौन सी होगी, एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि ये एनायन एक बेस की तरह वर्क करेगा और उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट एसिड बेस प्रोडक्ट आपको मिलेगा। एसिड बेस प्रोडक्ट आपको फॉर्म हो गया। देखिए कितना ईजी है, आपको बस कुछ नहीं करना, सबस्ट्रेट में पहचानना है एसिडिक हाइड्रोजन। अब एसिडिक हाइड्रोजन की पहचान कैसे करेंगे, मैंने आपको पीछे बता दिया था कैसे एसिडिक हाइड्रोजन की पहचान करते हैं। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, याद रखिएगा। अगर एसिडिक हाइड्रोजन है तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। देखिए आप लोग क्लास 12th में कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े हैं, एल्कोहल पढ़े हैं, एमाइंस पढ़े हैं और बहुत से कंपाउंड्स होते हैं जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। उन सारे कंपाउंड्स में एल्कोहल है, ईथर, सॉरी एसिड, एल्कोहल, अमाइंस आप लोग क्लास 12th के पार्ट में पढ़े हैं, तो वहाँ पे रिएक्शन भी पढ़ने को मिलेगी, ये रिएक्शन भी देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अब बात आती है सर कि सबस्ट्रेट में अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तो ये एनायन क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल्स होगा, तो किस पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट क्या बनाएगा। तब दूसरी बात, इसको अगर सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन है, चलो मान लेते हैं एसिड बेस रिएक्शन होगी और एसिड बेस प्रोडक्ट मिलेगा, ये एनायन एक बेस की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर प्रोडक्ट में एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो तो तब ये न्यूक्लियोफाइल्स होगा या बेस, ये एनायन एक न्यूक्लियोफाइल्स होगा या बेस होगा और प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका, रूल, फार्मूला याद रखिएगा। सेकेंड फार्मूला, इफ मान लीजिए सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तब क्या लिखाएंगे, तो याद किया इफ सोनेक्स डायरेक्टली बॉन्डेड विथ, if sonex directly bonded carbon by single bond, अगर सोनेक्स डायरेक्टली बॉन्डेड है कार्बन के साथ विथ सिंगल बॉन्ड के साथ, अगर कोई कार्बन सोनेक्स के साथ बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, तो यहाँ पे जो एनायन या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेंगे। किसकी तरह वर्क करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। और न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल सेंटर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस सेंटर पर। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर या इलेक्ट्रोफाइल्स पे अटैक करेगा। अब उसको मैं पहचानूंगा रिएक्शन में, सबस्ट्रेट में ये लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, लोन न्यूक्लियोफाइल्स हो जाएगा। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट में कैसे पहचानेंगे कौन सा सेंटर इलेक्ट्रोफाइल्स होगा, कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो भी तो पहचानना जरूरी है ना। तो उसमें पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये तो अगर सोनेक्स बॉन्डेड डायरेक्टली होगा सिंगल बॉन्ड के साथ कार्बन के, तो ये जो लोन पेयर एनायन है न्यूक्लियोफाइल्स हो गया, और न्यूक्लियोफाइल्स किस पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल्स पे। तो सबस्ट्रेट में कैसे पहचानेंगे, चलो रिएजेंट में तो पहचान लिए, रिएजेंट में पहचान लिए कि अब जो एनायन होगा या लोन पेयर होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल्स होगा। लेकिन सबस्ट्रेट में कैसे पहचानेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। सबस्ट्रेट में कैसे पहचानेंगे कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स है या ये सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स है या ये सेंटर इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है, कैसे पहचानेंगे। अगर ये पहचान लिए तो इसकी इस पे अटैक करा देंगे और प्रोडक्ट हमारा रेडी हो जाएगा। तो उसी को पहचानने के लिए मैं ऐसे लिखा, इफ सोनेक्स डायरेक्टली बॉन्डेड हो कार्बन से विथ सिंगल बॉन्ड के साथ, तो एनायन और लोन पेयर किसकी तरह वर्क करेंगे, एक न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। अब रिएक्शन से मैं समझा रहा हूँ, जैसे RC डबल बॉन्ड OH या RC डबल बॉन्ड OR, फर्स्ट रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन, सॉरी जैसे RC डबल बॉन्ड OCl, RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR या RCl। अब ये जैसे कुछ क्वेश्चन है, एक और यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मैं ऊपर लिख दूँ, फोर्थ जो भी नंबर हो, RC डबल बॉन्ड ONR2, इस सब की सब सबस्ट्रेट है, क्या है, सब की सब सबस्ट्रेट है। इस पर रिएजेंट की हम लोग रिएक्शन कराएंगे। रिएजेंट बोले तो RMgX पॉजिटिव नेगेटिव,
RMgX पॉजिटिव नेगेटिव। अरे सर बोलेंगे सर तो आप तो एक ही रिएक्शन के साथ रिएक्शन करना है, कुछ चेंज करके देखते हैं। चलो कुछ और चेंज कर लेते हैं। CN माइनस, चलो यहाँ पे रिएक्शन कर दे रहे हैं OH माइनस, और यहाँ पे रिएक्शन कर दे रहे हैं CN माइनस। चलो अब ये एनायन हो गया, ये भी एनायन है। अब ये एनायन किसकी तरह वर्क करेंगे? ये एनायन वर्क करेंगे एक न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। ये सारे एनायन किसकी तरह वर्क करेंगे? न्यूक्लियोफाइल्स की तरह, क्योंकि इस सबस्ट्रेट में कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। अगर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो न्यूक्लियोफाइल्स एक बेस की तरह वर्क करते, लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, किसी भी कंपाउंड में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है, तो आप किसकी तरह वर्क करेंगे? एक न्यूक्लियोफाइल्स की तरह। और न्यूक्लियोफाइल्स कहाँ पर अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की पहचान कैसे करेंगे सबस्ट्रेट में? दूसरी बात याद रखिएगा, ध्यान सुनना। यदि किसी भी कार्बन पे, अगर किसी भी कार्बन से और अगर कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर किसी भी कार्बन पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है। याद रखिएगा, अगर किसी कार्बन पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वह कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल सेंटर होता है। याद रखिएगा। अब लिविंग ग्रुप आप लोग कैसे पहचानेंगे? तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है या वीक बेस होता है या हैलोजन एटम एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं जिसको ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है, या जो अच्छे एसिडिक होते हैं, या जो ऑल हैलोजन एक लिविंग ग्रुप होते हैं, एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। अब जैसे देखिए एक कार्बन है और इस कार्बन पे एक क्लोरीन है। क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव आएगा, मतलब ये सेंटर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। इसमें देखिए ये लिविंग ग्रुप है और एक कार्बन है, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर होगा। ये लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। ये यहाँ से जैसे ब्रेक होगा ए माइनस ए प्लस, ये यहाँ से ब्रेक होगा तो ए माइनस ए प्लस, यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा तो माइनस और ए प्लस हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर किसी कार्बन पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस कार्बन है। और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल्स होगा। और वो अगर इलेक्ट्रोफाइल्स है तो न्यूक्लियोफाइल उसी सेंटर पे अटैक करने आएगा। ठीक है, वो कहाँ अटैक करने आएगा? उसी सेंटर पे अटैक करने आएगा। जैसे अब हमको पहचान हो गई, ये जो मैंने लिविंग ग्रुप को अलग किया तो सब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे जो एनायन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा, उस पर अटैक करेगा। मैंने बोला था हमेशा न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल्स पे, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल्स न्यूक्लियोफाइल्स पे अटैक नहीं करता। अगर ऐसा रिएक्शन दिखा रहे हो तो गलत है, सॉरी, अगर आप लोग ऐसा दिखा रहे हो तो सही है, लेकिन अगर आप लोग ऐसे एरो दिखा रहे हो तो टोटल रॉन्ग है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे, कभी भी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पे अटैक नहीं करता। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ से आएगा, इस पे अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ से आएगा और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव आने से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो गया, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन होगी, यहाँ से इस पे अटैक करेगा। ये एनायन न्यूक्लियोफाइल्स होगा और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। ये एनायन न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। ये एनायन न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा। अब बात करते हैं प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो जो प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट हमारा होगा, यहाँ पे पहले बात करते हैं इसमें, यहाँ से अब ये एनायन पार्ट इस पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट बनेगा RC डबल बॉन्ड OR। ये R इस पे जुड़ गया, ये NH2 सॉल्ट के रूप में अलग हो गया। यहाँ पे क्या होगा? AR इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा, तो यहाँ बनेगा RC डबल O। अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे, अपोजिट चार्ज को हमेशा जोड़ देंगे, जैसे जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा? RC डबल OCl। यहाँ पे थोड़ा हम OH कर दे रहे हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, OH। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? OH। अभी देखिए ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे तो OH, सॉरी क्या फॉर्म हो जाएगा? OH। यहाँ पे OH फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल्स, ये इलेक्ट्रोफाइल्स आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा?
तो वहां से देखते हैं RC डबल बॉन्ड OOH, ये OH के साथ बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखते हैं, लिविंग ग्रुप निकला, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स, नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, तो रिएक्शन होगा RCN, ए नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपस में बॉन्डेड हो गए, स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। तो स्ट्रक्चर होगा, ध्यान समझ में आया। और हाँ, एक चीज और मैं बताना भूल गया, ये देखिए सोनेक्स है, ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, ये सोनेक्स का पार्ट है। सोनेक्स कार्बन के साथ सिंगल बॉन्डेड है, इसके साथ बॉन्डेड है सिंगल बॉन्डेड, तो सोनेक्स मतलब लिविंग ग्रुप। अगर ये लिविंग ग्रुप डायरेक्टली कार्बन से बॉन्डेड है तो जिस कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है वो कार्बन इलेक्ट्रोफाइल होगा, और जो एनायन रिएजेंट में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये सब सिंगल बॉन्डेड, सोनेक्स क्या है, सब सिंगल बॉन्डेड है। सोनेक्स क्या है, सब पर सिंगल बॉन्डेड है। अब देखिए ये रिएक्शन हेलो एल्केन्स, ए भी रिएक्शन और ए भी रिएक्शन, ए भी रिएक्शन, ए भी रिएक्शन, जितनी मैंने रिएक्शन लिखी है क्लास 12 के एनसीईआरटी में सारी रिएक्शन दी हुई है। क्लास 12 के सिलेबस में पूरी रिएक्शन आपको गिवन है, ये रिएक्शन आप देख के बता सकते हैं। अब आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि एनायन न्यूक्लियोफाइल होगा या बेस होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की आप पहचान कर सकते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, कौन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा, कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन न्यूक्लियोफाइल होगा, कैसे पहचान करेंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड रूल, ये समझ में आ गया। सेकेंड, इफ सोनेक्स डायरेक्टली बॉन्डेड विथ कार्बन बाई सिंगल बॉन्ड, तब हम लोग जो लोन पेयर या नाइट्रो एनायन पार्ट होगा उसको न्यूक्लियोफाइल मानेंगे। अब हम सबस्टेट में इलेक्ट्रोफाइल सेंटर या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर देखेंगे, उस पर अटैक कराएंगे, प्रोडक्ट हमारा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक और रूल है, उसको पढ़ा के कंप्लीट कर देते हैं। अगर इफ सोनेक्स सॉरी इफ सोनेक्स डायरेक्टली बॉन्डेड with कार्बन बाई मल्टीपल बॉन्ड, किसके पास मल्टीपल मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अगर सोनेक्स बॉन्डेड है तो वहाँ पे जो एनायन या लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे सब के सब क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड्स या एनायन क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स होंगे। सोनेक्स अगर डायरेक्टली बॉन्डेड होगा कार्बन के साथ विथ डबल बॉन्ड के साथ तो हमका सोनेक्स क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल्स हो जाएगा। सॉरी, लोन पेयर या एनायन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल्स। और न्यूक्लियोफाइल को किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर की। अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है तो न्यूक्लियोफाइल्स हो जाएगा। जैसे और डबल बॉन्ड OH, देखिए ये सोनेक्स मतलब ऑक्सीजन एटम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, तो यहाँ पे जैसे RC डबल बॉन्ड OR, यहाँ भी सोनेक्स डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। RC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ भी सोनेक्स ट्रिपल बॉन्ड के साथ बॉन्ड, देखिए नाइट्रोजन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्डेड है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड से है, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड से, एल्डिहाइड है, कीटोन है, साइनाइड है। अब इस पे जो एनायन कोई आएगा अटैक करने वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल्स होगा। और न्यूक्लियोफाइल्स की किसकी जरूरत होती है, न्यूक्लियोफाइल्स को जरूरत होती है इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की, न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस सेंटर की। यहाँ पे मान लेते हैं OH माइनस RMgX, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव। चलो यहाँ पे RMgX पॉजिटिव नेगेटिव। अब बात करते हैं, आगे देखते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, अब इसमें कैसे पहचान करें कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर कौन होगा, तो जो सोनेक्स का कार्बन होगा वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा। याद रखिएगा, सोनेक्स से डायरेक्टली जो कार्बन बॉन्डेड होगा वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा, और उस पर हमेशा न्यूक्लियोफाइल्स या एनायन अटैक करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। हमारा कार्बन यही है, जो सोनेक्स के साथ बॉन्डेड है कार्बन ए है, जो सोनेक्स के साथ बॉन्डेड कार्बन है ए है, जो सोनेक्स के साथ बॉन्डेड कार्बन है ये कार्बन है। अब ये जो एनायन पार्ट है इस पे अटैक करेगा, ये एनायन पार्ट इस पे अटैक करेगा, ये एनायन पार्ट इस पे अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा। यहाँ से अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा,
याद रखिएगा, ए बॉन्ड इस पे अटैक करेगा तो ए बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ए बॉन्ड इधर जाएगा तो ए बॉन्ड इधर जाएगा, ए बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा, ए बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या होगा, आर सी ओ माइनस एच ओ एच, यहाँ पे क्या होगा, आर ओ सॉरी माइनस आर, और यहाँ पे जुड़ जाएगा आर माइनस, प्लस यहाँ भी हो जाएगा आर सी आर डबल बॉन्ड एन एन माइनस। अब बात करते हैं इसका, हम लोग प्रोटोनेशन कर देंगे या हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो हमको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमारा प्रोडक्ट यहाँ प्रोटोनेट होकर हाइड्रोजन लेके प्रोडक्ट फॉर्म कर लेगा। तो ये पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म थी। जैसे आपको समझ में आ गया, सोनेक्स से डार्कली बॉन्डेड कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है और न्यूक्लियोफाइल वहीं पे अटैक करेगा। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पे अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की पहचान कैसे करें, तो जो सोनेक्स से डार्कली बॉन्डेड कार्बन होगा वही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। यहाँ भी जो सोनेक्स से डार्कली बॉन्डेड कार्बन होगा, सोनेक्स से जो डार्कली बॉन्डेड कार्बन होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा। जैसे देखिए एक कार्बन सोनेक्स से बॉन्डेड कार्बन हमारा यही है, इलेक्ट्रोफाइल होगा। सोनेक्स से बॉन्डेड कार्बन यही है, इलेक्ट्रोफाइल होगा। सोनेक्स से बॉन्डेड कार्बन यही है, इलेक्ट्रोफाइल होगा। सोनेक्स से बॉन्डेड कार्बन यही है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। सोनेक्स से बॉन्डेड कार्बन यही है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये सब कार्बन क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स पे अटैक करेगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। जैसे अब बात करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स तो हो गया, न्यूक्लियोफाइल्स की पहचान हुई। जैसे क्वेश्चन से बताते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, और यहाँ पे रिएक्शन दे दिया गया हमको। चलो चलिए CH3O माइनस रिएक्शन दे दिया गया, तो हमको प्रोडक्ट पूछा है। जैसे ये फिनॉल है और इसकी रिएक्शन को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ करानी है, RMgX। और एक हमको दे दिया गया बेंजोइक एसिड, एक हमको दे दिया गया बेंजोइक एसिड, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं RMgX मतलब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, तो सिंपल सा मैंने बोला, सबसे बड़ी जो पॉसिबिलिटी देखते हैं हम लोग रिएक्शन की, एसिड बेस रिएक्शन की देखते हैं। एसिड बेस रिएक्शन कब पॉसिबल होगा, अगर सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगा। कुछ नहीं करना, एसिड बेस रिएक्शन करा देना। अब बात करते हैं सबस्ट्रेट में एसिडिक कैसे पहचानेंगे। मैंने एक ट्रिक बताया, सोनेक्स से अगर डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। देखिए ऑक्सीजन साथ बॉन्डेड है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये भी हाइड्रोजन एसिडिक है और ये भी हाइड्रोजन एसिडिक है। मतलब यहाँ पे जो एनायन पार्ट होगा वो बेस होगा, सॉरी जो एनायन पार्ट होगा किसकी तरह बिहेव करेगा, एक बेस की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ का एनायन और यहाँ का एक केटायन मतलब ये एसिडिक हाइड्रोजन आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और फॉर्म कर लेंगे। जैसे देखिए ए एनायन ये हाइड्रोजन है, अब एक हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, अपोजिट चार्ज की जोड़ी है तो नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे तो मिलेगा CH3OH। यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, RH, ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, RH, यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं, देखिए एसिड था, एसिड बेस रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट हमारा रेडी हो गया, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जैसे मान लीजिए COOH है और यहाँ पे रिएक्शन है RO माइनस के साथ रिएक्शन करानी है, सॉरी RO माइनस नहीं, अब CH3O माइनस कर दी, ज़्यादा अच्छा है। CH3O माइनस के साथ रिएक्शन करानी है। अब हम लोग कैसे सोचेंगे, ये एनायन है, या तो न्यूक्लियोफाइल्स होगा या तो बेस होगा। एनायन क्या होगा, या तो न्यूक्लियोफाइल्स होगा या बेस होगा। और ये पता हम कैसे करेंगे कि न्यूक्लियोफाइल्स होगा कि बेस होगा, उस सबस्ट्रेट को देख के। अगर सबस्ट्रेट में एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो बेस होगा, अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल होगा। क्या इसमें कहीं आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल्स कभी बेस नहीं होगा, क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। अब बात करते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स तो है लेकिन किस पे अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल्स में बोला था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पर अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर क्या है, उसके लिए मैंने फार्मूला बोला था, इफ सोनेक्स कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा
सोनेट से जिस कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, चाहे मल्टीपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा। सोनेक्स क्या है? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हमारा सोनेक्स होता है। सोनेक्स मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। एक कार्बन है और डायरेक्टली बॉन्डेड है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन हमारा पार्ट है सोनेट का, क्या मतलब एक कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल्स पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे O-, यहाँ पे H और यहाँ पे OCH3 ज्वाइंट हो जाएगा। फिर प्रोटोनेशन करने के बाद हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया। लो यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H और यहाँ पर OCH3 लीजिए, प्रोडक्ट रेडी हो गया। क्या कुछ अलग है क्या? यही सारी रिएक्शन आपको एल्डिहाइड की रिएक्शन क्लास 12 में देखने को मिलेगी। पूरी रिएक्शन आपको क्लास 12 में देखने को मिलेगी। तो मैंने कुछ आपको रिएक्शन बताया, कुछ प्रोसेस बताया, कुछ मैंने बेहतर ट्रिक दिया कि आप उस रिएक्शन को पहचान कर सकते हैं, इस रिएक्शन से आप प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। मैंने जितना हो सकता मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि प्रोडक्ट ऐसे फॉर्म होगा, इससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अगर आप ये जो ट्रिक मैंने बताया उसको अगर अच्छे से दिमाग से पढ़ लें, एक बार समझ लें, तो आपको 50% रिएक्शन करेक्ट आंसर मिल जाएगा। 50% रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। रिएक्शन को देख के आप पहचान पाएंगे कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल्स है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल्स है, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी, वो देख के आप बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी और प्रोडक्ट उसका क्या बनेगा। ठीक है, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।